दरअसल इस माह कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने चुनावी वादे जनता के सामने रखे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम कर्नाटक की जनता को किए गए वादों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। पुरानी पेंशन योजना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर इसे बहाल करने का काम किया जाएगा। इस दौरान खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष खड़गे के अलावा पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ ही अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। उधर एक दिन पहले बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में बीपीएल कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने, गरीब परिवारों को रोजाना आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त, शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर बनाने के साथ ही मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास देने व कलिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण 2-2% बढ़ाने, पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाने और कर्नाटका में एनआरसी लागू करने की घोषणा की। बहरहाल कर्नाटक चुनाव में दोनों प्रमुख दलों ने जनता के सामने अपना विजन रखा, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल सहित अन्य दलों पर कार्रवाई के ऐलान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक जिस पर कांग्रेस और बीजेपी की नजर है। दिग्गजों के दौरे जो वहां पर हो रहे हैं वो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि दक्षिण भारत पर कितनी ज्यादा नजर है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। दक्षिण को जीत का अपना गढ़ वो जो बताना चाहते हैं और इस जीत के लिए पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। 224 सीटें हैं। 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को परिणाम आएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह के दौरे हो रहे हैं, स्टार कैंपेनर जिस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर फ्री की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए तो जो घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं वो किसी तरह से रेवड़ियों से कम नहीं है। कर्नाटक चुनाव इतना खास क्यों हो गया है? पिछले जो राजनीतिक इतिहास अगर हम वहां की बात करें, सियासत की बात करें, और इस बार जो सत्ता वहां पर रही है उसमें कुछ दिनों का जो एक बड़ा उठापटक का माहौल रहा, वहां पर बहुमत साबित नहीं कर पाए, लोग इधर से उधर गए। इनका क्या इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम पर किसी तरह का कोई असर नजर आएगा? इन सभी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर गोविंद छिपा जी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ओम जी, फिलहाल अभी अगर हम कर्नाटक के चुनाव की बात करें, दिग्गज वहां पर लगातार जा रहे हैं। राजस्थान से भी बड़े बड़े जो नेता हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। कांग्रेस से तो कमान संभाल रखी है अशोक गहलोत ने और बीजेपी से वहां पर जिम्मेदारी दी है कई दिनों से जो यहाँ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अलग अलग तरीके से कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी कोई भोजन बनाते हैं, कभी किसी के घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं। कर्नाटक को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या वजह आपको नजर आती है? 2024 का जो इलेक्शन है केंद्र का वो तो है ही, इसके अलावा भी आपको लगता है कि दक्षिण पर अपनी कमान मजबूत दिखाकर पूरे भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कर्नाटक का जो चुनाव है इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेगा कि दक्षिण में उनकी कोई साख है या नहीं, उनकी हैसियत है या नहीं। कर्नाटक में उन्होंने अपना जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई हुई चलाई, उसमें जिस तरह की वो परसेंटेज की पता नहीं क्या क्या बातें आई हैं, और उसके बाद में वहाँ एक खास किस्म का मतदाता है। एक तरफ वोकालिंगा है, दूसरी तरफ लिंगायत हैं, तो फिर अल्पसंख्यक हैं। उनके विवाद के सारे सिलसिले सारे जग जाहिर है कि कैसी क्या स्थितियां बनी हुई है। ऐसी स्थिति में और जो जिस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है,
करप्शन का इंतहा है, वो सारा बातें पहले से अखबारों में सब जाहिर है। राजस्थान के जो नेता हमारे वहां पर हैं, उनका निश्चित रूप से मैसूर में और बेंगलोर में बड़ा मीनिंगफुल है। वहाँ का जो कोकून का जो व्यवसाय है, रेशम के धागों का व्यवसाय, वो राजस्थान के लोगों के हाथ में है, जो जालोर, सिरोही और जोधपुर के आसपास के गए हैं, और बड़ा प्रभावी है। बेंगलोर के अंदर भी करीब 2.5-3 लाख ऐसे वोट हैं जो राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान का एक दैनिक अखबार भी वहां से प्रारंभ हुआ था। वो सफल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन हुआ था वो। तो इसीलिए हुआ था कि एक बहुत बड़ी लीडरशिप है। लोग क्योंकि अपने प्रदेश को बड़ा प्यार करते हैं, तो हिंदी के साथ साथ में राजस्थानी को भी उसी तरीके से याद किया जाता है उन घरों में। तो इन सारी सिचुएशंस में हमारे नेताओं की स्थिति तो यह है कि वो उनको कौन प्रभावित कर सकता है। उसमें बीजेपी के जो नेता गए हैं वो प्रभावित कर पाएंगे, या जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता गए हैं वो कर पाएंगे। मुझे लग ये रहा है कि जब जालोर, सिराई और जोधपुर के आसपास की बात आती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़ा प्रभावी साबित होंगे। अब दुनिया जी हैं, वो चूरू, ये शेखावाटी के आसपास के इलाकों का, तो वहाँ वो लोग नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। तो व्यापार के सिलसिले में गए थे, आज से 100 बरस पहले जाकर के स्टैब्लिश हुए हैं। चूंकि मैंने वो इलाका देखा है, मैंने वहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्री रही है उसको देखा उस वक्त जाकर के भारत सरकार की ओर से ही, तो वो का वो सीन है। और जो मीनिंगफुल था वो ये कि लिंगायत और वोकालिंगा का जो हमेशा टक्कर होता रहा, उसके अंदर लिंगायत चूंकि ज्यादा प्रभावी रहे हैं, तो वो पहले कांग्रेस के साथ में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। अब वो डिवाइड हैं, वोकालिंगा डिवाइड नहीं है, वो एक तरफ अपने आप कमिट किए हुए हैं। और जो एससी के वोट्स हैं वो भी एक तरफ से बिल्कुल साफ और अल्पसंख्यक का भी साफ है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ में इस स्थान को जो उन्होंने प्राप्त किया उसको हासिल करना चाहती है, और कांग्रेस यहाँ से धकेल के उनको दक्षिण में घुसने से रोकना चाहती है, जिसके इम्पैक्ट 2024 के चुनावों में पड़ेंगे। इसलिए सारे के सारे लोग, दोनों दल, दोनों गठबंधन बिल्कुल ये तय किए हुए हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को मात दी जाए। तो ये तय दूसरे ने तय कर रखा कि इनको घुसने ना दिया जाए। तो बस यही उठापटक का सिलसिला है, इसीलिए इतनी सारी बातें देखी और समझी जा रही। जी गोविंद जी, 40% की कमीशन वाली सरकार का आरोप वहां पर लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब वहां पर गए थे तो ना तो उन्होंने वहां पर जो पूर्व सीएम हैं येदियुरप्पा या फिर बोम्मई, इन दोनों के नामों का जिक्र नहीं किया। क्या ये माना जाए कि वहां पर कोई स्थानीय स्तर पर कोई चेहरा ऐसा उनके सामने नहीं है बीजेपी के सामने, इसीलिए वहां पर भी बीजेपी ये चाहती है कि मोदी के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा जाए? भरोसा नहीं रहा वहां पर, क्योंकि जो लोग शामिल हुए थे, सरकार का जो उठापटक वहां पर हुआ था, कुछ लोग बीजेपी में आए थे, लेकिन उसके बाद उनका भी विश्वास थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आया। इसलिए लग रहा है कि अब मोदी के नाम से ही या मोदी के भरोसे ही वहां की नैया को पार लगाया जा सकता है, और इसीलिए पीएम मोदी जब वहां सभा के लिए गए तो दोनों के नामों का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने भाषण में। देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नाम पे हम चुनाव लड़ते भी हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम पे हम चुनाव जीतते भी हैं। अब किसी का नाम नहीं लेने से या लेने से कोई ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ओम जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मैंने वो बताया जो वस्तुस्थिति है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, जो हालत बन रही है भारतीय जनता पार्टी की वो बताइए। मैं उसमें कहीं पार्टी नहीं हूँ। प्रदीप चतुर्वेदी तो ऐसा मत बोलिए, इधर से उधर मत धकेलिए। प्रवक्ता आपके बगल में बैठे हैं, उनसे बोलिए जो कुछ बोलना है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी है, बैठ के डिबेट करें, इसलिए मुझे अंदाजा ये थोड़ा सा नहीं हुआ कि आप मुझे कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं। ठीक है, नजर आ गया कुछ बताइए, नजर जो आ रहा है उसको छिपाएंगे नहीं। आप बताइए कि भाई आपने किस तरीके से आपका मीनिंगफुल एंट्री है। आप अपनी बात सामने रखिए। गोविंद जी बोलिए ना। जो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा सर्वोपरि है हमारे लिए, और इसमें कोई हमें इसमें छुपाने या डराने वाली या इसमें कोई वो बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। और अगर हमारे पास प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा चेहरा है तो इसमें किसी को इस तरह की बात क्यों आनी चाहिए कि साहब आप स्थानीय स्तर पे कोई नेता का नाम लिए या नहीं लिए। जब समय आएगा तो स्थानीय स्तर पर जो भी सीएम का प्रोजेक्ट होगा हम कर देंगे।
नहीं, लेकिन इसका आपको नहीं लगता कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो 17 विधायकों ने जिन्होंने सरकार गिनाई थी उनमें से सिर्फ 14 को बीजेपी ने टिकट दिया है। उसके बावजूद अगर आप जिन नामों के बल पर वहां पर सरकार को पलटा गया था, पूरी सरकार कुछ महीनों की सरकार रही थी कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की, वहां पर उठापटक हुई, आपने बीजेपी में शामिल कर लिया उन नेताओं को, उनका भी अगर जब उन्होंने इतनी उठापटक की उनके नामों का अगर वहां जिक्र नहीं होगा तो इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा वहां पर इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पिछला चुनाव देखें, गुजरात का देखें या और दूसरी जगहों का देखें, तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी के प्रति बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझने वाले, मानने वाले और पहचानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है और उनको जिताती है। चलिए, प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल भी मैं इसमें जोड़ दूं प्रदीप जी। कांग्रेस बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, और ये कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है मोर और लेस मुख्य तौर पर वही घोषणाएं हैं, चाहे हम गृह लक्ष्मी की बात करें, गृह योजना की बात करें, या फिर हम बात करें युवा निधि की, उनका नाम बदलकर उसी कोटे से टारगेट करने की कोशिश की गई है वोटर्स को। प्रभात जी, बात विश्वसनीयता की है। दोनों दल राजनीति कर रहे हैं और वहां वर्तमान में सरकार जो भाजपा की है उसके बारे में जो नीतियां बन रही हैं और जो लोगों का माहौल है उसमें साफ दिखाई देता है कि वहां चूंकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी वहां को बिलोंग करते हैं, तो मैं समझता हूं आज की वर्तमान राजनीति में अगर देश के प्रदेश को अगर आप देखें तो समझ में आता है कि जहां पर भी लीडरशिप के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, जहां पर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई व्यक्तित्व और नेतृत्व मौजूद है, वहां लोग उसके साथ रहते हैं। और ये बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। आप समझिए कि जहां वो राज करते हैं, जहां उनका सारा मंत्रिमंडल स्थायी रूप से रहता है, निवास करता है, उस शहर में उनकी सरकार नहीं है। दुनिया में आप समझिए कि जिनको पूरे देश में मैं हूं ना, इस व्यवस्था से लोग आजकल राजनीति को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आज राजनीति में अकाउंटेबिलिटी लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जिनको वो सरकार बनाए वो लोग उनके पास उपलब्ध रहें। मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद आधे साल तो देश के बाहर रहते हैं। अब सवाल ये कि मोदी जी को वोट देकर कर्नाटक के लोग उनको हासिल क्या होगा? कर्नाटक में हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी वहां मौजूद हैं, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वहां माहौल बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि चूंकि खड़गे जी कर्नाटक से हैं और कर्नाटक में उनमें लोगों में विश्वास ये है कि वो चूंकि वहां के नेता हैं और वहीं के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हें अपना सुरक्षित भविष्य दिखाई देता है। और खड़गे जी का साफ साफ कहना है कि जो देश में बांटने की, सांप्रदायिक जो सद्भाव को बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है और जिस तरह की बातें हो रही है, उसमें खड़गे जी उसके प्रबल विरोधी हैं। और खड़गे जी पूरे जीवन में जो उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने सांप्रदायिक दुर्भाव के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी है। वो दलित वर्ग से आते हैं और दलित वर्गों पर ही सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है इन चीजों का, वो दलित वर्ग पर ही होता है। इसलिए वहां के लोग खड़गे जी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उनके आने वाले समय में खड़गे जी के रहते उनकी दशा भी अच्छी होगी, उनकी उन्नति भी होगी और वो अकाउंटेबल भी होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में संकट में है। और आज आप देखिए कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात जैसी हमने घोषणा पत्र में की है, उन्होंने उस पर तो रिएक्शन दिया है, लेकिन दिल्ली में महिला पहलवान जो बैठी हैं 8 दिन से वो कर रही हैं, उनके साथ अभद्रता की बात हो रही है, सब कुछ बात है। उनका पार्टी दबंग नेता उसको कहने की बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि उनको ये फुर्सत नहीं है कि महिला पहलवानों के प्रति वो अपने 2 शब्द कहें, देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की बात कहें। लेकिन अब उनकी जो बात है वो बजरंग दल पे हमने प्रतिबंध लगाने की बात की, क्योंकि बजरंग दल समाज को बांट रहा है, सांप्रदायिकता बिगाड़ता है। आज युवाओं के साथ वो भेदभाव करता है, कभी होटलों में तोड़फोड़ करते हैं, कभी सिनेमा घरों में लोगों को मार पीटते हैं, कभी आप गौ मुस्लिम के नाम पर उसको हत्या करते हैं, मारपीट करते हैं। तो सद्भाव बिगाड़ने का ठेका किसने दिया? बजरंग बली ने तो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव दिया। ये उसके नाम पर इस तरह का सद्भाव बिगाड़ने का ठेका कैसे लिए हुए? तो सवाल यही है कि कर्नाटक के लोग खड़गे जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस बार वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और खड़गे जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। जी ओम जी, जेडीएस ने ये कहा है साफ तौर पर कि इस बार वो किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार का जो उनका अनुभव रहा है गठबंधन का, उसके बुरे परिणाम उन्हीं के लिए रहे हैं। और इस बीच अगर हम बोम्मई की बात करें तो उनका अलग एक वर्जन सामने आया, सिद्धारमैया। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से उनका आखिरी चुनाव है।
उधर बीजेपी के जो येदियुरप्पा हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले रखे हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, आपको लग रहा है कि सीएम का असल में ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है, या कि ये कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और आपको नजर आ रहा है? देखिए, सौभाग्य से ये पहला मौका है जब ये चेहरे नहीं चल रहे हैं। इस पे ये चल रहा है कि सिचुएशन क्या है, देश की हालत क्या है, देश की हालत के लिए जिम्मेवार कौन है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा हो रही है। और उस चर्चा से एक चीज बड़ी साफ समझ में आई है कि करप्शन का जो सिलसिला बड़ा उजागर हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने, आपसे अंदाज लगाइए, कॉन्ट्रैक्टर्स ज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार को कि साहब हमारे यहाँ इस तरीके से काम दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। ऐसी हालत जब हो जाती है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा बहुत अलग किस्म की रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं जन्म से जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो एक बार शासन में थी और फिर हार हुई है। और उस वक्त जो चाल चली थी चेहरा बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी, जिसकी आज चर्चाएं नहीं होती। मैंने कभी नहीं सुना अटल जी के रहते हुए कई नेता नजर आते थे कि साहब ये वर्किंग कमेटी, आज वर्किंग कमेटी नजर नहीं आती। कुल मिला के अमित शाह और मोदी जी नजर आते हैं, दूसरा कोई है नहीं। और मोदी जी का जो चेहरा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोकप्रिय चेहरा नहीं है। अब तो इवेंट से सामने आता है भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में हासिल होता रहा है, वो कर्नाटक में मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा। लिंगायतों का डिवीजन हुआ है, लेकिन लिंगायत वो जो जिसको परे कर दिया, दरकिनार करा, अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनका सिलसिला है। वैसे ही वोकलिंग है वो टोटली अलग जाके बैठे हुए हैं। अल्पसंख्यक बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं। दलित चेहरा, चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी दलित ही हैं और वहां के होम मिनिस्टर रह चुके हैं अपने जमाने में, और बड़ा उनका पुराना सारा सिलसिला है। तो जो छान छान के बातें आनी चाहिए, जिस तरीके की बातें लिखी जानी चाहिए समझ, ताकि हम लोग समझ सकें, वो सामान्यतः आ नहीं रही। ऐसा बड़ा मुश्किल हो रहा है इन सब बातों का। लेकिन फिर भी जो कुछ मोटी बातें निकल करके आई हैं उसमें बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, दोनों तरफ से आप कर रहे हैं, दोनों तरफ से दी जा रही है। रेवड़ियों का सिलसिला नहीं चलेगा इस बार। इस साल विचारधारा का सिलसिला चलेगा, इस बार प्रोग्राम का सिलसिला चलेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि यहीं से सब कुछ तय होगा। लोकसभा के चुनाव में कैसे कौन से गठबंधन बनेंगे, कैसे बनेंगे और किस लिए बनेंगे और कैसे मैदान में उतरेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके गठबंधन के लिए भी पूरी एक तरीके से एक बड़ी लड़ाई है। और इधर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के लिए भी बड़ी लड़ाई है। अब इसमें कौन पराजित होता है, उस पर मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि लिंगायत कैसे बटे हुए हैं और वोकालिंगा किस तरीके से है और दलित कहाँ है, आदिवासी कहाँ है। ऐसी स्थिति में जेडीएस वगैरह सारे हवा में बह जाएंगे। ये जो बार्गेनिंग और सौदेबाजी के सिलसिले होते रहे हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। बड़ा साफ साफ जो लोग मांग रहे हैं वोट, बड़ा साफ साफ मांग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ वोट मिलते तो समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। और अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उस तरह का वो मिलता है तो मतलब समझ लीजिएगा कि अब बदला हुआ सारा स्वरूप होगा। और चेहरे नहीं चलेंगे कि साहब मोदी जी का चेहरा लगा करके आप जीत जाओ, आप नहीं चलेगा। क्योंकि वहां जिस तरीका का भ्रष्टाचार हुआ, लोग शायद ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा तकलीफ सहे हुए हैं, तो इसलिए चीजें बड़ी साफ साफ होंगी। जी गोविंद जी, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर वापस ये कहें कि जिन वापस कराया है, इलेक्शन में हर बार ये होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको लेकर ये कहा जाता था कि अमित शाह ने जिन चीजों का वादा किया संसद में कहा था कि ये लागू होकर रहेगा, उन्होंने किसी और को लेकर बात को लेकर कही थी। लेकिन मोदी उसी बात को एक सार्वजनिक मंच पर कहते हैं कि इस पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है। आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार वापस यहाँ पर जिक्र करने के साथ ही एक पर्टिकुलर जो यूथ टारगेट है, और वो क्योंकि उसका वोटिंग प्रतिशत कम नहीं है, मैं जहां तक मुझे जान है 2 करोड़ माफ कीजिएगा करीब 9,58,000 वोटर, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें 5 करोड़ 22 लाख वोटर में से, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करके सिर्फ उसी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा उसके बाद में वापस वैसे ही हालात हो जाएंगे कि शाह ने कुछ कहा और मोदी ने उसको नकार दिया। देखिए क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो दिक्कत है, नहीं करें तो दिक्कत है। मैं आदरणीय ओम जी की बात से आंशिक रूप से सहमत होते हुए थोड़ा सा ये कहता हूं कि वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह साथ है। आप चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे जब देखिएगा थोड़ा सा। आज जो कांग्रेस पार्टी की ओर से बजरंग दल पर बयान दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि वो मुस्लिम वोटों को साधने की
रणनीति के तहत। बाकी उन्होंने देख लिया कि उन्होंने पीएफआई का भी जिक्र किया, उन्होंने। देखिए, पीएफआई की बजरंग दल की तो किसी तरह से तुलना की नहीं जा सकती है। आप पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, जो घोषित आतंकवादी संगठन है, जिनको विदेशों से फंडिंग होती है, उनकी तुलना आप बजरंग दल से कर रहे हो? ये कहाँ का न्याय है? बजरंग दल रक्तदान शिविर लगाने वाला है, बजरंग दल गायों की संरक्षण के लिए काम करता है, बजरंग दल देश हित में काम करता है। अगर मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी है तो हम उनको सजा देंगे, लेकिन आज जो इन्होंने ये बयान दिया है जानबूझ के दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोटों को साधने के लिए ही, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि वो का लिंगा और लिंगायत समुदाय इनके साथ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि उन वोटरों से कोई खास फर्क पड़ेगा? आपको लगता है इतनी संख्या है कि सिर्फ इतने से परसेंटेज के लिए इस तरह का बयान दिया जाए? आपको लगता है क्योंकि लिंगायतों की बात करें या वोकलिंगा की बात करें, असल परसेंटेज तो उनका है, यूथ वोटर्स काफी हैं, और आप देखिए बुजुर्ग वोटरों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से जो घोषणा पत्र है आपका प्रजाध्वनि, उसमें बुजुर्गों को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। तो आपको लगता है कि इतने से वोट बैंक के लिए इस तरह का बयान दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनका जो वोटर प्रतिशत है, ये जो ये मान रहे हैं, और जो आदरणीय ओम जी भी कह रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय कांग्रेस के साथ है, थोड़ा झुका है। लिंगायत समुदाय तो पहले बीजेपी के साथ आप थोड़ा सा प्रतिशत घटा है। ये इसमें इतनी सच्चाई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी महसूस कर चुकी है कि लिंगायत समुदाय हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ये बयान दिया। जी प्रदीप जी, जो बात अभी गोविंद जी ने कही, उनका कहना है कि सिर्फ वोटर का ध्रुवीकरण करने की, वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से बजरंग दल का खासतौर पर वहां पर जिक्र किया गया है। जबकि मैंने इनसे ये भी कहा कि पीएफआई का भी जिक्र है, लेकिन बजरंग दल के नाम को लेकर इनको आपत्ति है कि क्यों उसका नाम लिया गया, और ये सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। बाकी जो घोषणा है उनको लेकर तो बाद में बात की जाए, पहले इसको लेकर बात की जाए। देखिए, ये तो इतिहास बताता है, जब से 2014 से मोदी जी सरकार जब से पावर में आए हैं केंद्र में, उसके बाद बजरंग दल की जो प्रतिक्रियाएं रही समाज में, युवाओं से मारपीट, युवाओं के साथ भेदभाव, चुन चुन कर मारना, मौके आने पर त्योहारों पर उनके साथ भेदभाव करना, हिंसा करना, ये तो उनकी प्रवृत्ति है। तो पीएफआई में उनमें फर्क क्या है? पीएफआई भी यही काम करती थी, पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए समय आ गया है कि जो समाज में हिंसा करेगा, जो समाज को विद्वेष करेगा, समाज को बांटेगा, उसको उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में बजरंग दल को ठीक करेंगे, इसको नियंत्रित करेंगे और इसको प्रतिबंध करेंगे। क्योंकि इन्होंने देश में युवाओं के साथ माहौल बिगाड़ा है। देश में युवाओं की जो स्वतंत्रता थी, समाज में थी, अन्य वर्गों में थी, उनको इन्होंने प्रतिबंधित कर हिंसा का रूप करा है। चाहे राजस्थान के मेवात की बात हो, चाहे घोषित की बात हो, 2000 उदाहरण है कि उन पर ना तो पुलिस कार्रवाई हुई, ना तो पुलिस कार्रवाई हुई, ना उन पर केस दर्ज किए गए, और उनको खुलेआम राजनीतिक प्रश्न देकर उनको संरक्षण दिया गया। इसलिए कर्नाटक में ये जो कहा गया कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे, ये बिल्कुल पीएफआई और बजरंग दल की जो कार्रवाई है वो एक जैसी है। इसलिए ये उचित है कि उनको प्रतिबंधित किया जाए, और ऐसी प्रतिक्रिया ले लेता हूं सेना जो समाज में फैलाती हो, उसको नियम के अंतर्गत उनको प्रतिबंधित करना जो आवश्यक है, और इसका समर्थन करें। जी गोविंद जी, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? पीएफआई का घोषित एजेंडा है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। ऐसे आतंकवादी संगठन से आप बजरंग दल की तुलना किस तरह कर सकते हैं प्रदीप जी? नहीं, लेकिन ये देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, एक सेकंड प्रदीप मैं आ रहा हूं आपके पास। गोविंद जी, आपने कहा बजरंग दलों के सदस्यों द्वारा मारपीट करना, हिंसा फैलाना, समाज में विद्वेष करना, इसके अनेक उदाहरण है। चलिए गोविंद जी, एक सवाल में, हरियाणा में हुआ, हमारे अलवर में, मेवात जिले में हुआ, जहाँ पर आप चुन कर लोगों चुनते हैं और मारते हैं, उसके अधिकार आपको किसने दिया? ये अधिकार आपको किसने दिया? अगर आप राजनीतिक दल की शाखा हैं तो आप विकासक, चलिए मुझे मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास वापस आऊंगा। जी ओम जी से मेरा एक सवाल, प्रदीप जी ओम जी से सवाल। चलिए महावीर जी, बजरंग बली के नाम पर आप उनके नाम से विद्वेष फैलाने की बात करते हैं, समाज को बांटने की। मैं ओम जी के पास लौटूंगा। ओम जी जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट मुझे लगता है कि बीजेपी तो उससे नाखुश रहेगी, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट कह रही है, क्या लगता है आपको, पिछली बार के जो सर्वे के आंकड़े थे, अगर जो चाहते हैं जिस तरह के परिणाम है उस तरह के अगर सर्वे निकल कर आते हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल सही सर्वे था, और अगर वैसे परिणाम नहीं निकल कर आते हैं तो कहा जाता है कि ये तो सब प्रमोटेड था। लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे आ रहे हैं, आप कितना उनसे इत्तेफाक रखते हैं, और उस सर्वे के जो परिणाम सामने आ रहे हैं और उनमें कौन से फैक्टर आपको नजर आते हैं इस सर्वे के आंकड़ों के? देखिए, ये सर्वे के नतीजे जो भी बता रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों को रिप्रेजेंट करने वाली बात कर रही है और उसी तरीके के रास्ते पे जा रही है।
दूसरी ओर कांग्रेस है, वो भी कहीं कुछ संतुष्टि का जिसे अपीजमेंट कहते हैं वैसा वाला रास्ता है, तो साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर बन करके और लोगों के सामने जा रही है। मैंने योगेंद्र यादव को आज एक सर्वे पर चर्चा करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मेरे को बड़ा ट्रेल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुझे बड़ा कांग्रेस का बिका हुआ वो समझ रहे हैं, लेकिन मैंने जो काम किए हैं और जिसे मैंने समझा है सेफोलॉजी को, उसका सारा उदाहरण दिया उन्होंने। तो देखिए, अब सर्वे जो बता रहे हैं उसमें एक निश्चित ब्लॉक के अंदर सारा आपको बातचीत करनी पड़ती है, उसके बाद में सवाल पूछने पड़ते हैं, उससे जो रिजल्ट निकलता है उसी से, ये एक तरीके का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में लोग ऐसे सहज रूप से नहीं जाते, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, भारतीय राजनीति को समझना पड़ता है, मत व्यवहार के बारे में जानकारियां हासिल करनी पड़ती है, फिर बोला जाता है। इमोशनली होकर के आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें बड़ा रूथलेसली आपको बताना पड़ता है कि कैसे कौन आगे बढ़ रहा है, कैसे कौन पिछड़ रहा है। अब जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है, जैसे ये जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर निकालने का जो नारा दिया है वो, और साथ साथ में ये भी एक तरीका है। अब ये कांग्रेस पार्टी ने भी बजरंग दल को जिस तरीके से आड़े हाथ किया है, और उसका जवाब है और उसके सिलसिले। तो देखिए, राजनीति तो चलेगा, लेकिन जनमानस ठीक से समझ रहा है कि उसको किधर जाना है, कैसे जाना है। और वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए विख्यात रही है कि वो एक चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाली राजनीति स्थापित करेगी, वो ना कर पाई, और उसका नुकसान मुझे लगता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 7 दिन का ठीक वक्त बचा है, आज 2 तारीख हो चुकी है, और अब अगले 7 दिन तक जो चुनाव प्रचार का समय बचा है उसमें कौन से नए मुद्दे सामने आते हैं, और इस बीच कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम ना हो जाए जो इन सारे सियासी आंकड़ों को पलट दे, सर्वे की रिपोर्ट्स को पलट दे, ये भी देखना होगा। बयान जो जिस तरह के सामने आ रहे हैं, उन बयानों से क्या इसका असर इस पर असर पड़ेगा, चुनावों के परिणामों पर असर पड़ेगा। जो वादे अब चूंकि घोषणा पत्र दोनों के सामने आ चुके हैं, जेडीएस अपनी तरफ से क्या बात सामने रखता है उस पर भी निर्भर करेगा। 7 दिन में यह तय हो जाएगा कि आखिर जो वहां का सियासी रण है वो किस तरह से तैयार होगा। 10 तारीख को चुनाव होंगे और 13 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, और 13 तारीख को ही 2024 का एक तरह से लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा कि दक्षिण भारत आखिर क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।